लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि अगर उम्मीदवार इस चुनाव में परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहे तो राजनीति से एक खत्म हो जाएगा चुनाव लड़ने। साहस और हिम्मत तो जनता से आता है। तो एमपी प्रत्यक्ष ही उन्होंने बोल दिया कि हम तो संविधान चेंज कर देंगे। और उन्होंने बाबा साहेब के बारे में क्या 400 पार वाली तो खाली बातें हैं, अगर होती तो इतने कहते नहीं। और पिछली बार तो कैलाश चौधरी कहते हैं जीते इस वजह से थे कि मोदी जी की सभा हो गई थी। ये कि मोदी जी का पहले वाली बात। तो ये सच में चुनाव इतना फंसा हुआ है या ये चुनाव रील और रील की दुनिया के बीच है? इसको कॉम्प्लिकेटिव किया जा रहा है, दिखाने के लिए किया जा रहा है। आपका मुकाबला कैलाश चौधरी से है या निर्दलीय प्रत्याशी? निर्दलीय की बात करें तो वो भी बीजेपी की। ये संघर्ष आखिर क्या उम्मीद है अब की बार खत्म होगा? देखिए बाइतू से 2 बार। राजस्थान चौक की ग्राउंड यात्रा आज बाड़मेर में है और मेरे ठीक पीछे आई लव बाड़मेर लिखा हुआ है। राजस्थानी होते ही ऐसे हैं कि अपनी मातृभूमि से प्यार बहुत करते हैं। लेकिन बात राजनीतिक यात्रा की है। बाड़मेर जैसलमेर चर्चा में है और चर्चा इसीलिए कि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष में भी भीड़ आ रही है। दिल्ली का मीडिया चकित है कि ये भीड़ राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके में दिख कैसे रही है। लेकिन प्रत्याशियों ने भी ठान लिया है कि हम दिखाकर रहेंगे कि दम किसमें कितना है। लेकिन रील और रियल की इस दुनिया में एक रियल के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल हमारे साथ बैठे हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है अंकित जी आपका इस थार की धरती में, मारवाड़ की धरती में। पिछली बार मुलाकात हुई तो आप आरएलपी के साथ थे, अब की बार हाथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल मारवाड़ के लोगों का, थार के लोगों का मन था कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और नेशनल पार्टी से लड़ना है। तो उनके मन के अनुसार हम निर्णय लिया और आरएलपी का गठबंधन भी है। तो सब कुछ स्थितियां एकदम बढ़िया है, सकारात्मक माहौल है, सब पॉजिटिव है। वो लोग कहते हैं उम्मीदवार आप सीधे आदमी है, सच्ची बात है क्या? बिल्कुल जैसा दिखते हैं वैसे ही हैं, सीधे है जी। पक्की एक जी। नहीं, मैंने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने सच में कहा, बोले यार सुलझे हुए आदमी है, सरल है, सहज है, शांत है, गुस्सा नहीं आता कभी? नहीं बिल्कुल, गुस्से से क्या फायदा। गुस्सा आने से कभी कभी गुस्सा नुकसान कर देता है, कभी क्षणिक फायदा कर भी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गुस्सा हमेशा नुकसान करता है। लेकिन लोगों की बात के लिए धरने पे बैठ के तो आपने बड़े जोरदार भाषण दिए। बिल्कुल, पिछले 5-6 साल हो गए हर लोगों की तकलीफ के अंदर यही बाड़मेर है, यही पार्क है, यहाँ कई धरने दिए। और मैं यही कह रहा था कि ये घास पार्क की इसलिए सूख गई कि उम्मीदवार जी ने इस पे इतने धरने मार दिए। बिल्कुल हर जरूरत को, हर शोषित दलित पीड़ित जिस को भाई को के साथ में अन्याय हो रहा था उसके न्याय के लिए, न्याय के साथ हमेशा संघर्ष किया। किसानों के लिए किया, जवानों के लिए किया। किसानों के लिए जब टिड्डी की आपदा आई, फसल बीमा क्लेम को लेकर, और जो उनको प्राकृतिक आपदा की वजह से खेतों में नुकसान हुआ तभी हमने उचित मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष किया। लंपी बीमारी आई तब गायों के लिए, किसानों को उचित मुआवजे के लिए संघर्ष किया। कोरोना के टाइम में जन तक जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, डरते थे, उस समय में हमारे पास कोई फोन आता था कि हम बीमार है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो खुद गाड़ी ले जाते, उनको गाड़ी में लेके हॉस्पिटल भी ले जाते। हर तरीके से हम लोगों के साथ में रहे, चाहे बजरी का आंदोलन हो, चाहे और भी किसी भी तरीके के पानी को लेकर आंदोलन हुआ, किसानों को बिजली के लेकर आंदोलन हुआ। हर आंदोलन बड़ी लंबी लिस्ट गिना दी आपने। इसको रोक देते हैं वरना जनता कहेगी ये उम्मीदवार तो संघर्ष ही करता रह गया। इसी से एक सवाल भी आ गया। जी संघर्ष आप भी कर रहे हैं जीत के लिए। आपने चुनाव लड़े, जबरदस्त तरीके से चर्चा में रही, विधानसभा के चुनाव थे, अब आपने कह लिया कि ये थार ही अपना है, मारवाड़ अपना है, बाड़मेर जैसलमेर में कूद पड़े हैं आप। तो ये संघर्ष आखिर क्या उम्मीद है अब की बार खत्म होगा? देखिए बाइतू से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा जी। पिछली बार तो नए थे और चुनाव जीत के नजदीक गए, पर इस बार चुनाव जीता हुआ चुनाव हम रह गए। और शायद इसीलिए रह गए कि लोग रिजल्ट के बाद में कहने लगे कि उमेश जी हमारा वोट बाइतू के अंदर नहीं लग रहा था, अगर हमारा वोट लगता ना तो हम आपको जिता देते। शायद उनकी भावना या उनकी जो इच्छा थी वो उनकी दिल्ली इच्छा पूरी होने के लिए ऐसा हुआ है। और अब पूरे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा थार के लोगों की इच्छा है कि टिकट तो मिल गई और उन्होंने कह दिया कि बाइतू में नहीं था, लेकिन अब तो दायरा बड़ा हो गया, अब तो भागदौड़ भी बड़ी हो रही है। ये उनकी मनोकामना थी कि हम भी वोट उमेश जी को दें, इसलिए ऐसा हुआ है। सरस्वती बैठी थी जब जुबान पे। ऐसी होती है, और जब ज्यादा लोग जो कहते हैं ना, लोगों की भावना होती है वो सही साबित होती है। और इस बार हमें पूरा भरोसा है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की लोगों के ऊपर कि ये चुनाव अपना का चुनाव है, ये
थार के भाईचारे का चुनाव है, ये अपनत्व का चुनाव है और जनता इस बार खुद चुनाव लड़ रही है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है जनता के ऊपर, पूरी उम्मीद है और हमारी जनता के ऊपर उम्मीद है, जनता की हम पे उम्मीद है। तो एक दूसरे का भरोसा और उम्मीद हम दोनों इसीलिए टैगलाइन भी आपने उम्मीदों का उम्मीद, ये लोगों की इच्छा है। अब वो टैगलाइन वगैरह तय करने वाले सिर्फ बाड़मेर की जनता है। जनता तो है लेकिन चुनौतियां सर इतनी हैं। आपके चेहरे पे चुनौती फिलहाल दिख नहीं रही क्योंकि सुबह सुबह का मौसम है, बिल्कुल फ्रेश उठ कर आए हैं और आई लव बाड़मेर पीछे लिखा हुआ है और पार्क का माहौल है। लेकिन चुनावी माहौल में बड़ी गर्माहट है। हम जब रिपोर्टिंग जयपुर से कर रहे थे तो वहां पे ऐसे आ रहा था बड़ा चुनाव फंस गया है, कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, बीच में फलोदी का सट्टा बाजार पास में उसकी रिपोर्ट्स आ जाती है। तो ये सच में चुनाव इतना फंसा हुआ है या ये चुनाव रील और रियल की दुनिया के बीच में जी रहा है? इसको कॉम्प्लिकेटिव किया जा रहा है, दिखाने के लिए किया जा रहा है। रियली में तो लोगों की इच्छा है कांग्रेस पार्टी को जिताने की और अपने भाई के ऊपर आशीर्वाद देने की। बट अब चुनावी माहौल है, आप सबको पता ही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और दिखावा थोड़ा ज्यादा है जो, पर बाड़मेर की जनता रियलिटी पे भरोसा करेगी, रियल पे भरोसा नहीं करेगी। पीएम मोदी भी आ गए और हाँ। पिछली बार तो कैलाश चौधरी कहते हैं जीते इस वजह से थे कि मोदी जी की सभा हो गई थी, उसके बाद कुछ माहौल देखिए मोदी जी की पहले वाली बात नहीं रही है और वो जितना बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं कि जो भी बोला वो सच है, लेकिन हकीकत में और सच में बहुत ज्यादा फर्क है। ये बाड़मेर की जनता को सब पता है। ऐसा क्यों? यहाँ बोल के गए, जनता को सब पता है। आपने भी सुना होगा कि उनकी बातों में इतने दम नहीं रहा। वैसे तो आज 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बाईतू आए थे, बाईतू के अंदर बहुत बड़ी रैली की थी। फिर भी प्रधानमंत्री जी आए, पूरे आसपास के 20-25 विधानसभाओं से लोग आए। फिर हमारी रैली हुई आरएलपी की, हनुमान जी आए, तो वो रैली मोदी जी वाले ज्यादा लोग आए थे जी। और उसके बाद में मोदी जी वहाँ अपनी कह के थाली गए में थे। तो घी ज्यादा ही लगता है। देखिए मोदी जी वहाँ कह के भी गए थे और मोदी जी की सभा में लोग गए थे, हाँ। वो कह रहे थे हम तो मोदी जी को देखने के लिए गए हैं, वोट तो मोदी जी आपको ही देंगे। ये और- देखने वाली बात तो ठीक है क्योंकि और याद इस बार भी जी। जब बाड़मेर में मोदी जी आए हाँ। तो वो सेम पैटर्न था जैसा बाईतू वाला था। जो वो लोग गए वो सेम वही बोला कि हम तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और वो बाड़मेर आए तो हम उनका स्वागत करने के लिए गए, लेकिन वोट तो उमेश जी को देंगे, अपने भाई को देंगे और कांग्रेस पार्टी को देंगे। बाड़मेर के लोग भोले भी बहुत हैं। एक बंदा मिला अभी सुबह सुबह मुझे, मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे चल रहा है, उसने कहा भाई साहब, मैंने कहा भीड़ बहुत है, तो उसने मंत्र फूंका, हालांकि चिंता बढ़ा सकता है आपकी। उसने कहा मैं तो तीनों ही सभाओं में गया भाई साहब, आनंद बहुत आया और भीड़ देखने गए। तो ये जोधपुर और खासतौर पर उसके बाहर का जो पूरा इलाका आ जाता है मारवाड़ अंचल का, वहाँ लोग आते बहुत है नेता को सुनने, प्रिय नेता को सुनने, लेकिन जब वोट की बात आती है तो चयन उनका अलग हो जाता है। देखिए जनता है, सोच समझ के फैसला लेती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं सब माहौल का पता करने के लिए जाते हैं, कि बैलेंस देखने जाते हैं क्या रुख है लोगों का। तो हो सकता है उनमें से वो आपको मिल गया होगा। बाकी लोगों का रुझान इस बार अच्छा है। अच्छा, मोदी जी की बात कर रहे थे हम, वापस उस टॉपिक पे आ जाते हैं। मोदी जी तो माही का, या क्योंकि पेयजल की बड़ी समस्या है, सूखा इलाका है। अभी हमने कंठ बिस्लरी की बोतल लेके हमने तरकी है, हाँ, लेकिन यहाँ पे जनता है वो पानी से जूझ रही है। और आपने अभी जब मैं आपके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो माही के पानी को लेकर आपने संघर्ष किया था। 2 दशक बीत गए उस संघर्ष को, बड़ी पुरानी रिपोर्ट मेरे हाथ में। नहीं, माई का संघर्ष मैंने नहीं किया, संघर्ष समिति अलग से बनी हुई है, उनके तरह किया और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से केस भी जीता है। लेकिन मेरा प्रयास शुरू से यही था कि माई का पानी जल्दी आए और मोदी जी भरोसा दिला के गए कि 2014 के अंदर आए थे, तब भी बोला था, 19 में आए तब भी बोला है और अभी आए हैं 24 में तभी वो सेम बात बोली है। लेकिन मोदी जी की बात पे लोग भरोसा कब तक करेंगे जी। इसलिए मोदी जी की बात पे इतना लोग भरोसा कर नहीं रहे। और मेरा तो प्रयास रहेगा कि हम मजबूती से प्रयास करेंगे और माही का पानी, राजस्थान के हिस्से का पानी, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर बालोतरा, सिरोही, जोधपुर के कुछ हिस्सों में आए। और ये पश्चिमी राजस्थान की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये परियोजना आने से यहाँ के क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। और जो मोदी जी ने आज 14 के अंदर बोला था कि मेरे कस के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं, तो बाड़मेर में क्यों नहीं? अगर आप पानी लाओगे तो हो सकता है, क्यों नहीं? आप तो नहीं लाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी, ऐसा लग रहा है। पूरे देश के अंदर माहौल चेंज होने वाला है। आप बाड़मेर से देश तक देख रहे हैं? बिल्कुल, इस बार पूरे देश में माहौल चेंज हो रहा है। अच्छा। अगर 400 पार कह रही है बीजेपी? 400 पार वाली तो खाली बातें हैं, अगर होती तो इतने कहते नहीं। और मोदी जी को खुद यहाँ स्पष्टीकरण देना पड़ा कि मोदी जी के कुछ मंत्रियों ने, पूर्व
जो एमपी प्रत्याशी उन्होंने बोल दिया कि हम तो संविधान चेंज कर देंगे, और उन्होंने बाबा साहेब के बारे में क्या इतनी बातें की उनसे सब लोगों को। जो स्पष्टीकरण तो आ गया। मोदी और अमित शाह की मैं सभा सुन रहा था, उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कुछ भी 400 हो पार जाएगा। आता तो उनको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती, उनकी हवा टाइट है, हवा निकल चुकी है, वो गुब्बारा हमेशा उड़ता है ना ऊपर, जो धीरे धीरे हवा कम होती है तो अपने आप नीचे आ जी, जाता है। यहाँ के एससी एसटी मेघवाल वोटों के लिए कह रहे हैं या सच में ये आपका मानना है कि बिल्कुल ऐसा है? बिल्कुल, SC ST और माइनॉरिटी और 36 कौम के लोगों का रुख है इस बार परिवर्तन लाने का, क्योंकि बीजेपी से उब हुए हैं, 10 साल करके देख लिया और बातों के अलावा उनके पास कुछ बातों में दम नहीं था। जी, और कांग्रेस ने तो करके दिखाया, ये देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना, ये कांग्रेस की लाई हुई है। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी नरेगा योजना वो कांग्रेस की लाई हुई है। दलित पीड़ित शोषित के उत्थान के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने सदियों से काम किया है, शुरू से किया है, उसमें किसी से छुपा नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शिक्षा की मैं बात कर लेता हूँ, आपको मैंने बीच में रोक दिया क्योंकि एक बच्चा मिला, उसने कहा उमेदराम जी तो स्कूल के प्रिंसिपल है, राजनेता कम है, शिक्षा ही संकल्प, ये लेकर आप चल रहे हैं, ये वाली भावना पे थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, ये वाली ऐसा है कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, जैसे DPS में पढ़ते हैं जोधपुर में, और पहले लकी स्कूल में पढ़ते थे। तो मैंने वहाँ जाके पेरेंट टीचर मीटिंग में गया तो वहाँ देखा कि इन स्कूलों में अपने गांव की स्कूलों में फर्क क्या है। आखिर गांव की स्कूलों में RPSC से सेलेक्ट होके, सर भर्ती प्रक्रिया से सेलेक्ट होके लाखों में सैकड़ों आते हैं, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जिनको रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार की तलाश में आखिर सरकारी प्रयास करते करते थक जाते हैं, तब जाके वहाँ जाते हैं। तो वहाँ की शिक्षा अच्छी क्यों? तब मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ का सिस्टम अच्छा है। एक तो जो संस्था प्रधान संस्थापक होते हैं उनका लगाव रहता है कि मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊं। दूसरा, वहाँ फैसिलिटीज़ का है, जो मॉडर्न टाइम की फैसिलिटी है, अभी अति आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन से, तो वो सिस्टम अगर गांव के अंदर आ जाए तो वहाँ कुछ गांव में तो आपने किया भी है। प्राइवेट स्कूलों से बेटर हो सकता है। हाँ। तो यही देख के मैंने प्रयास किया, 50 से ज़्यादा स्कूलों में मैंने खुद स्मार्ट क्लासरूम बनवाए, और मेरे प्रेरणा लेकर मेरे कहने पर 50-60 लोगों ने और स्कूलों में लगाए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अब ये तो दायरा बढ़ गया है। शायद आपने बायतू में लगाए या पूरे बायतू में लगाए, बायतू से शुरुआत की, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरे जिले के प्रत्येक बड़े बड़े स्कूलों में मेरा प्रयास भी रहेगा, मैं भी करूंगा। मैं लोगों को कहूंगा, जिस प्रकार आप धार्मिक प्रोग्राम करते हो, मंदिर में, मस्जिद में, सामाजिक प्रोग्राम में खर्च करते हो, वैसे ये शिक्षा का साक्षात्कार सरस्वती का विद्या मंदिर है। हाँ। इसमें बच्चे भगवान का रूप है, और इसके अंदर जितना आप सहयोग करोगे, उसकी कहीं भी कोई भी बड़े से बड़े मंदिर में करोगे, उससे ज्यादा फल इसमें मिलेगा। एक छोटा सा आंसर ये भी दे दीजिए ऑन कैमरा कि ये सेवा थी या राजनीतिक संभावना के लिए किया बिल्कुल, गया? हम तो शुरू से ही सेवा दिल से बताना। दिल से बता रहा हूँ। मैं राजनीति से मैं आने से पहले ही मेरा स्कूल के प्रति लगाव रहा है। मैंने मेरी स्कूल, जब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे MLA का चुनाव लड़ना है, उससे पहले भी हमने गांव की स्कूल, गांव वालों से और हमने मिलकर बढ़िया स्कूल की बिल्डिंग भी बनाई, जो 2 करोड़ की बिल्डिंग है, जिसमें 60% सरकार का, 40% जन सहयोग है। जी। उसमें हम सबने गांव में, और सबसे ज्यादा हमारा भी था, करके करवाया था। उससे पहले जब 2003 से, जब 95 से मैं दिल्ली पुलिस में गया, उस टाइम से भी जब भी स्कूल आता तो पहले एक बार स्कूल में आता। उस समय में 2003 के अंदर स्कूल में जाके कंप्यूटर दिया, जब कंप्यूटर के बारे में कोई समझता ही नहीं था कि कंप्यूटर क्या होता है। अब तो उस पार्टी में आगे जो दावा करती है कि IT क्रांति लाए राजीव गांधी जी। बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा सबका मिलकर उस दिशा के अंदर आगे सफल प्रयास करें, सबको साथ लेके चलें। देखिए उम्मीदराम जी, तमाम चीजें, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि अगर उम्मीदराम इस चुनाव में परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहे तो राजनीति से एक खत्म हो जाएंगे, साहस नहीं बचेगा उम्मीदराम में चुनाव लड़ने का। साहस और हिम्मत तो जनता से आता है, और जनता ने, लोगों ने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। चाहे रिजल्ट मेरे खिलाफ आए हो, लेकिन लोगों के मन में जगह बनाई है। लोगों ने हमेशा मुझे अपने सर पलकों पे रखा है, अपने दिल में रखा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव तो 100% हम जीतेंगे, और आगे भी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। RLP का जब भी जिक्र आता है तो आप ही तो मजबूत कड़ी थे, पुखराज जी, आप, अब हनुमान बेनीवाल जी खुद नागौर में संघर्ष कर रहे हैं। हमेशा जिक्र आता है कि वो रिश्ता
पार्टी बदलने से कहीं उम्मीदवार का खत्म तो नहीं हो गया हनुमान बेनीवाल? देखिए पिछली बार बीजेपी के साथ में गठबंधन किया और बीजेपी की 25 सीटें जीती और हम लोगों ने तो उस समय भी खूब जयकार लगाए थे जी। गठबंधन के। हाँ। और इस बार भी हमारा प्रयास था कि गठबंधन हो और गठबंधन होने से पहले ये इत्तेफाक था और लोगों की मन की इच्छा थी, इस वजह से पार्टी हमने ज्वाइन कर दी। लेकिन जो हनुमान जी के प्रति हमारा लगाव है वो व्यक्तिगत रूप से हमेशा रहेगा, जैसे जो रिश्ते थे वो आगे भी रहेंगे। अब ठीक है, राजनीतिक रूप से हमने कांग्रेस ज्वाइन की है तो कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन इससे कांग्रेस को और बीजेपी दोनों को कांग्रेस और आरएलपी दोनों को ही फायदा होगा कि आरएलपी को नुकसान हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। आगे वो तो समय और परिस्थितियां बताएगी। इससे अगर मजबूत परिस्थिति में हनुमान जी के सहयोग से और कांग्रेस की मेहनत से अगर सीटें जीतते हैं तो एक कांग्रेस के लिए भी एक शुरुआत होगी, नई शुरुआत वो होगी। सूखा खत्म होगा। हम मरुधरा में बैठे हैं, कम से कम 10 साल का सूखा खत्म होगा। वो भी होगा और उनके मान सम्मान में भी वही दिल के अंदर लोगों की जगह रहेगी जो पहले थी, उससे ज्यादा ही रहेगी, बल्कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जी। अब मुकाबले की भी बात कर लेते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है, आपका मुकाबला कैलाश चौधरी से है या निर्दलीय प्रत्याशी से? देखिए मोदी जी आए हैं, यहाँ इतनी बड़ी सभा की हुई है, निश्चित तौर पर बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। फिर भी निर्दलीय की बात करें तो वो भी बीजेपी की, अपने आप को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, इच्छा बताते हैं कि हम भी बीजेपी हैं। तो ये बीजेपी ने शिकायत भी करी थी, कुछ ऐसी बात भी आई थी। बीजेपी के ही बताते हैं कि असली बीजेपी अपनी है, इन्होंने बीजेपी को हड़प लिया है, तो इस तरीके की वो दुर्भावना फैलाते हैं। बाकी मेरा तो ये मानना है कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने इस बार तय कर लिया और एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस पार्टी के जितने वोटर हैं वो दोनों को मिला के फिर भी कांग्रेस के ज्यादा हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अल्पसंख्यक मतदाताओं को कहीं अपने हित में करने के लिए तो बी टीम नहीं उतरी। देखिए प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन सब समझ में आता है कि कौन क्या करता है, उनकी बैक हिस्ट्री देखते हैं और जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं किए। रामचरितमानस की कसम खा के बोले थे कि घर घर जाएंगे, लोगों की सेवा के लिए आए हैं, 5 साल कहीं नहीं जाएंगे, हर आपका काम करवाएंगे, लेकिन उन्होंने तो लोगों के फोन तक नहीं उठाए। और काम काज की बात करें तो सोशल मीडिया पर आप देखते ही हो, ऐसा कुछ 2 हेडपंप जिक्र में भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हकीकत यही है। दिखावे और ओरिजिनलिटी में ये फर्क लोगों को समझ में आ गया है और लोग सब समझदार है, सोच समझ कर वोट देंगे। माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो और चाहे 36 कौम के लोग हो, इस बार 36 कौम में एक कौम की बात कर लेते हैं, राजपूत उम्मीदवार बेनीवाल को वोट देंगे क्या? सीधी बात है। हाँ। खरी बात। बस ज्यादा झुकाव तो ज्यादा कौम के साथ होता है, ये आपको पता ही है, लेकिन देंगे जो कांग्रेस के पक्के हैं और व्यक्तिगत संबंध वाले लोग हैं वो उम्मीदवार आपको वोट देंगे और पक्का संबंध तो आपके अच्छे लगते हैं। नहीं, मेरे हर किसी से संबंध अच्छे हैं भाई, छोटे भाई रविंद्र से भी अच्छे संबंध है, लेकिन राजनीति के अंदर अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए हर कोई प्रयास करता है, करते हैं, लेकिन जो रियल है और रियलिटी के अंदर, दिखावे के अंदर और हकीकत में जो फर्क है वो जनता सब समझती है और समझ चुकी है। बात आपसे चुनावी यात्रा में भी करेंगे, लेकिन एक अंतिम चीज ले लेते हैं सवाल कि आप बाड़मेर जैसलमेर के लिए चुने गए तो पहली प्राथमिकता क्या होगी कि मैं आज से ही ये काम तो शुरू करूंगा, ये जनता की जरूरत? देखिए पहला काम तो मैंने बोला ना, मेरा शुरू से एम रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लानी जी, और क्रांतिकारी बदलाव के साथ में स्ट्रॉन्ग करना अपने बॉर्डर एरिया को, जो कमी विशेषकर बॉर्डर एरिया में SC ST माइनॉरिटी और अन्य वर्ग हैं जो बॉर्डर एरिया के हैं, वहाँ एजुकेशन हकीकत में आज भी बहुत ज़्यादा कमी है, स्टाफ की भी कमी है और सुविधाओं की कमी है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन डिजिटल माध्यम से, स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से कम संसाधनों में ह्यूमन रिसोर्स से अधिक बेटर से बेटर शिक्षा क्या दी जाए, वो तो मेरा पहला है। दूसरा रहेगा माई समझौते के अंदर राजस्थान के हिस्से का जो पानी नहीं आया वो प्राथमिकता से रहेगा। पर्यटन की बात भी चूंकि इस थार के बिना अधूरी है, बाड़मेर में तो आजीविका का बड़ा साधन बन सकता है। देखिए पर्यटक के हिसाब से जैसलमेर अपने देश का टॉप पर्यटन स्थलों में से आता है और प्रयास रहेगा कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाए, जैसे एयरपोर्ट की सुविधा है तो वहाँ फ्लाइटें की सर्विस अच्छी हो, लंबी दूरी की ट्रेनों की बॉर्डर एरिया से नजदीकी भी वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एरिया सम से आगे भी बढ़ाया जाए ताकि वो उन दौरों वो तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, दौरे तो सम क्यों, और भी बहुत सारे दौरे यहाँ देखो, बाड़मेर में माबार है, इधर भी है, नए पर्यटन स्थल भी विकसित कर सकते हैं जो है, उनके अंदर और अधिक सुविधा और फैसिलिटी करने से पर्यटक उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा और पर्यटक हब बन सकता है। इसको सही अगर पॉलिसी लाएं
जो पिछली मनमोहन जी की सरकार में एक पॉलिसी बनाई थी पर्यटन को डेवलप करने की, तो वो फिर बीजेपी सरकार आई तो वो रुक गया था प्रोजेक्ट। तो हमारा सबका प्रयास रहेगा कि हर क्षेत्र में पर्यटन उद्योग में बढ़ावा मिले, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जैसलमेर के क्षेत्र में बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज की बहुत अपार संभावना है। सोलर एंड विंड वैसे लग ही रहे हैं और ज्यादा लगने की संभावना है। मतलब पूरा खाका बना लिया आपने। माइनिंग की है, माइनिंग के सेक्टर में यहाँ और ज्यादा स्कोप है। ऑयल एंड गैस रिकवरी सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बना तो आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें आप डलवा सकते थे। राजनीति की बात पे वापस आ जाते हैं, डेवलपमेंट की बात अच्छा है करना, लेकिन मैं इसीलिए क्योंकि एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो आप लेकर बैठे हैं, वो आपकी बातों से दिख रहा है। बात हेमाराम जी की कर लेते हैं। हेमाराम जी अपना एक तरीके से विधानसभा चुनाव में टिकट उन्होंने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन अब वो मेंटर की भूमिका में आ गए। कोच हैं क्या आपके? वो इस तरीके से जैसे उन्होंने संभाल लिया है पूरा चुनाव। नहीं, हेमाराम जी हम सब के बाड़मेर के आदरणीय सम्माननीय है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है और होता है, तभी उनके अनुभव से ही हम आगे सफल हो पाते हैं। वैसे तो प्रयास हमने खूब किए थे, लेकिन हम अनुभव की कमी थी, तो अब सब लोगों की मन और भावना है। और हेमाराम जी ने अपने हाथ से सब लोगों को साथ में लेकर एक अच्छी शुरुआत की। तो हेमाराम जी हमारे आदर्श हैं, हमारे आदर्श रहेंगे और हमारे पेरेंट्स की भूमिका निभा रहे। राजनीतिक रूप से हमारे संरक्षक है और हमें उन्हीं के संरक्षण में सबको साथ में लेके हम आगे प्रयास करेंगे, जो बाड़मेर के लिए अच्छा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। खास तौर पर हरीश चौधरी आपके सामने लड़े थे, अब साथ है, अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया लगा। अब देखो, लोगों की भावना थी और हमने भी सोचा कि अपनों से आखिर कब तक लड़े, तब मिलकर चुनाव, क्योंकि अलग अलग लड़के 2 बार देख लिया, उसमें फायदा नहीं था, तब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन भी हो गया, शक्ति हो गई, और अब ईमानदारी से ताकत से लड़ रहे हैं और बाड़मेर के लोगों के लिए अच्छा हो, अपने क्षेत्र के लिए अच्छा हो। लोग कह रहे हैं उम्मीदवार हम सीयू में जीते तो ज्यादा बढ़त मिलेगी। फतेह खान, अमीन सब अब ठीक है एकदम, वो तो हालांकि कह रहे हैं कि दुआ करने गए जीत की आपकी। बिल्कुल, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है और शिव के अंदर भी हम भारी मतलब लीड लेंगे, क्योंकि अब वहाँ तो पंचकोणीय मुकाबला था, 5 कैंडिडेट थे। नहीं, विधायक वहीं से है और वहीं से थे, तो वोटों का परसेंटेज देखो ना, उनके तो 75,000 वोट है, शिव के 3 लाख वोट है, 3 लाख में से 75 तो उनके हैं, बाकी निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के वोट मिला के 1.5 लाख वोट है। पूरी गारंटी है वहाँ से बढ़त लेंगे? बिल्कुल पक्का आश्वस्त हैं और प्रयास कर रहे हैं इस दिशा के अंदर, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि शिव के अंदर हम बढ़त लेंगे। ठीक है, चुनाव को दौर में इस इंटरव्यू को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। चुनावी सभा में मिलेंगे आपसे, फिर आपसे बातें करेंगे, बहुत सारी बातें रह गई है। धन्यवाद, मिलकर अच्छा लगा मुझे जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयपुर से यहाँ आए हमारे की सोच लेने के लिए कि कैसे। देखिए, बाड़मेर का चुनाव चर्चित बहुत है, जयपुर क्या ये तो सीमाएं पार कर चुका, और खास तौर पर प्रवासी जो राजस्थानी है। एक छोटा सवाल ले लेते हैं, आपने जिक्र भी कर दिया, मेरे से रह भी जाता है, ये जरूरी है। जो बाहर बैठा है, आपके यहाँ भी प्रवासी बड़ी संख्या में राजस्थान के बाहर हैं और देश के बाहर हैं, वो निगाहें जमा के बैठे हैं बाड़मेर पे। हर हमारे वीडियो पे इतने सारे व्यूज आते हैं और ज्यादातर कमेंट्स भी आते हैं, जो खासतौर पर दुबई में बैठे हैं, खाड़ी देशों में बैठे हैं, और हमारे अहमदाबाद में, और खासतौर पर उन जिलों में जहां पर रोजगार की संभावना है। तो क्या प्रवासी बंधुओं के लिए भी एक मैसेज आप चलते प्रवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप मुझे सपोर्ट करें। मेरी इच्छा थी आपकी तक आने की और आ नहीं पाया, लेकिन मेरी बात होती रहती है। रात दुबई से भी कई मेरे मिलने वालों के फोन आए थे, कांगो से भी आए थे, और इधर अपने जहाँ पे बॉम्बे, कोलकाता, जहाँ भी मद्रास वगैरह सब जगह गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी यार अच्छे बिजनेसमैन है। तो उन सब से मैं यही अपील करूंगा। बिजनेसमैन आपने कह दिया कि भाई फ्लाइट की टिकट खुद करवा के आना। हाँ बिल्कुल कह दिया, वो कह रहे हैं, मेरे को सामने से फोन कर रहे हैं कि उमेश जी आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ में आपका सपोर्ट करेंगे। और मेरा संदेश है प्रवासियों के लिए, आप आए, मदद करें, और मेरा प्रयास रहेगा कि अपने बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के अंदर उद्योगों को बढ़ावा मिले और आगे आने वाली पीढ़ी में फ्यूचर में अपने यहाँ के जवानों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़े। दुबई जैसा माहौल बाड़मेर में भी बने, और जैसे मेट्रो सिटियाँ हैं वैसा का वैसा डेवलपमेंट बाड़मेर जैसलमेर में हो, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को कम से कम बाहर जाना पड़े। ये बात आपने निरंतर प्रयास नेतागिरी की कर दी है पूरी और फायदा भी ले लिया। खैर, चुनाव अलग मूड में है और हम बाड़मेर में हैं, और ये चुनाव कई मायनों में खास माना जाता है, और बाड़मेर में पहली बार नहीं है कि ऐसा चुनाव फंसा है। जसवंत सिंह जसोल जब यहाँ पर चुनाव लड़े तो भी देश की निगाहें थी, और इस बार फिर से 3 उम्मीदवारों पर निगाहें हैं, जिनमें कांग्रेस
के उम्मेदाराम बेनीवाल है जो उम्मीद जगाए हुए हैं, बीजेपी से कैलाश चौधरी हैं जो अब मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में और फिर से भाजपा ने विश्वास जताया है, और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी जीत होगी ये आपको 4 जून तक दिखाएंगे, लेकिन इतना तय है कि आप मतदान करने अवश्य जाइएगा, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। फिलहाल कैमरामैन सुरेश शर्मा के साथ मैं अंकित तिवारी, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से लेता हूं विदा, लेकिन आपसे मुलाकात फिर होगी नई लोकसभा में। नमस्कार।